8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 4 दिसंबर को धामी की कैबिनेट बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। वैश्विक निवेशक सम्मेलन पूरी निमंत्रण देने दिल्ली पहुंचे सीएम धामी। पीएम समेत कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का आयोजन। सहस्त्रधारा रोड स्थित एक होटल में हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट। चीन में फैल रही बीमारी के बाद उत्तराखंड में सतर्कता बरतने के निर्देश। गाइडलाइन की गई जारी। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3500 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी के आसार। मैदानी क्षेत्रों में छाएगा कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। बता देते हैं आज की अहम खबर, जहां पर 4 दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें कि 4 दिसंबर से धामी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी, जहां पर सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की जाएगी। बैठक में करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर बैठक में करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। वहीं नजूल नीति को बढ़ाने और वर्ष 2004 से 2005 के बीच विज्ञप्ति, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने और प्राइवेट हेलीपैड बनाने की अनुमति दिए जाने पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित कई प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा आ सकते हैं प्रस्ताव, जिसमें से नजूल नीति को बढ़ाने, वर्ष 2004 से 5 के बीच जारी विज्ञप्ति, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, प्राइवेट हेलीपैड बनाने की अनुमति दिए जाने और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। खबर हम आपको राजधानी देहरादून से बता दें, जहां 4 दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में की जाएगी कैबिनेट बैठक। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। वही खबर हम आपको हल्द्वानी से बता देते हैं, जहां पर बीजेपी का अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आज। बीजेपी का अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। जनप्रतिनिधि सम्मेलन एमबी डिग्री कॉलेज हल्द्वानी के ऑडिटोरियम में किया जाएगा सम्मेलन। कुमाऊं भर से कार्यक्रम में जुटेंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। कुमाऊं भर से कार्यक्रम में जुटेंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, संगठन मंत्री भाजपा और अजय कुमार रहेंगे शामिल। प्रभारी मंत्री उत्तराखंड रेखा आर्या का रहेगा उद्बोधन। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुबह 11 बजे शुरू होगा जनप्रतिनिधि सम्मेलन। वही खबर उत्तरकाशी से बता देते हैं, जहां पर सिलकारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के रेस्क्यू का मामला। सिलकारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के रेस्क्यू का मामला। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे फेल होने से दिक्कत। सुरंग के अंदर फंसे श्रमिक 11वें दिन ही आ जाते बाहर। गलत सर्वे के कारण ऑगर मशीन के आगे आए लोहे के सरिये। 22 नवंबर को कराया गया था जीपीआर।
गलत सर्वे के कारण ऑगर मशीन के आगे आए लोहे के सरिये। 22 नवंबर को कराया गया था जीपीआर सर्वे। पार्सन कंपनी के भूभौतिकी विशेषज्ञों ने किया था सर्वे। खबर उत्तरकाशी से, जहां सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के रेस्क्यू का मामला। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे फेल होने से दिक्कत। सुरंग के अंदर फंसे श्रमिक 11वें दिन ही आ जाते बाहर। गलत सर्वे के कारण ऑगर मशीन के आगे आए लोहे के सरिये। सुरंग के अंदर फंसे श्रमिक 11वें दिन ही आ जाते बाहर। गलत सर्वे के कारण ऑगर मशीन के आगे आए लोहे के सरिये। 22 नवंबर को कराया गया था जीपीआर सर्वे। पार्सन कंपनी के भूभौतिकी विशेषज्ञों ने कराया था सर्वे। खबर उत्तरकाशी से, जहां सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के रेस्क्यू का मामला बता दें, जहां पर जीपीआर सर्वे फेल होने से दिक्कत। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार भव्य रूप से तैयारियों में लगी हुई है। बता दें कि सरकार ने इसके लिए 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा है कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। इस समिट से राज्य का कोई लाभ नहीं है। गणेश गोदयाल ने सरकार से मांग की है कि वर्ष 2018 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में कितना निवेश आया, इसका श्वेत पत्र जारी किया जाए। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने गणेश गोदयाल के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति करने की आदत है, जबकि हकीकत में इन्वेस्टर समिट से राज्य को काफी लाभ हो रहा है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में 2.5 लाख करोड़ के अधिक से निवेश का लक्ष्य रखा है। इन्वेस्टर समिट में तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि 4 साल पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका खर्चा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछना चाहता हूं। ये कुछ नहीं, ये इवेंट बनाते हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद दिला दूं, उस समय जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण थी वो थे मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी ने यहाँ पर अनुपस्थित होकर, मतलब उस समिट में आए भी नहीं, और ये कह दिया था, याद होगा आपको, ये कह दिया था कि उत्तराखंड में मैं जियो की जो पूरे लाइनें बिछा रहा हूँ वही मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो जियो की लाइन बिछा रहे हैं भाई, वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, ठीक है। जियो नहीं होता तो हमारे पास एयरटेल था, हमारे पास वोडाफोन था, हमारे पास बीएसएनएल था, बीएसएनएल को खत्म करके वो जियो आया। देखिए, कांग्रेस की हालत वो है, जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद काला चश्मा चढ़ाया जाता है तो उसको दिखता कुछ नहीं, चश्मा इसीलिए चढ़ता है कि कुछ धूप ऊप न लगे। तो कांग्रेसियों की हालत वही हो गई है। त्रिवेंद्र जी के राज में 40,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश आया है। 1.25 लाख करोड़ के लगभग हमारे वहाँ पर MOU हुए थे। कोरोना आ गया था। 1.25 लाख करोड़ में अगर 40,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर हुआ है तो क्या कांग्रेस को पच नहीं रहा है क्या? आज हम 2.5 लाख करोड़ का MOU करने जा रहे हैं लगभग। मैं कहता हूँ अगर 1 लाख करोड़ भी हमको टर्नअप होता है, हमारे यहाँ निवेश होता है, तो क्या छोटी उपलब्धि है क्या? वो बताए ना उनकी सरकारों में क्या हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, जो 2003 में जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार बनी थी, आपको ध्यान में होगा, तो उस समय अटल जी की सेंटर में सरकार थी। उत्तराखंड के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय सभागार देहरादून में सभी जिला प्रभारियों, सेना नायकों और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अपना काम पूरी निष्ठा और समर्पण से करें। सबको मिलकर पुलिस को नई ऊंचाई पर ले जाना है। वहीं अपराध एवं कानून व्यवस्था अनुभागों की समीक्षा में डीजीपी ने जमानत व पैरोल पर आए आरोपी अभियुक्तों की निगरानी और उनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने, मासिक अपराध गोष्ठी में जेल अधीक्षकों को आमंत्रित कर उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान करने को कहा। प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर फोकस करने, NTPCS एक्ट और
गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति का जब्तीकरण, गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई बढ़ाने समेत तमाम चीजों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अन्य राज्यों और अर्धसैनिक बलों के वित्तीय, विभिन्न जिलों एवं वाहिनी प्रभारियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को अधिक मजबूत किया जाएगा। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित एक होटल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तराखंड देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है और निवेश के लिए यह सर्वाधिक मुफीद है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर अब तक 2 लाख करोड़ के करार किए जा चुके हैं। राज्य सरकार का ज्यादा से ज्यादा फोकस रोजगार सृजन पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड तेजी से एक उभरता हुआ डेस्टिनेशन देश दुनिया के लोगों के लिए बना है। केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। केंद्र ने कुल 1678.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ 17 लाख रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कृषि यानी कि एनडीआरएफ की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से 1079 करोड़ 96 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ से 126 करोड़ 41 लाख और अपने राज्य के बजट से 451 करोड़ 80 लाख रुपए प्रदान करेगी, जिसमें 91 करोड़ 82 लाख रुपए के पुनर्निर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। वहीं जोशीमठ के लिए योजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। बता दें कि जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। गृह मंत्रालय के बयान से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और एनडीएमए के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई कर जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने जोशीमठ के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी कि एनडीआरएफ की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ से 126.41 करोड़ रुपए और अपने राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपए प्रदान करेगी।
जिसमें 91.82 करोड़ रुपए के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। वहीं जोशीमठ के लिए योजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऊंट के मुंह में जीरा है। जो नुकसान जोशीमठ में हुआ है उसका 10% भी नहीं है। और जिस तरीके से अभी हाल ही जांच में यह आया है कि 40 मीटर नीचे तक पक्की चट्टानें नहीं मिली हैं, उससे लगता है कि ये बहुत धनराशि कम है। दूसरा, जो ये टनल वाला मामला है, इसमें राज्य सरकार ने मजदूरों को केवल 1-1 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पे दी है। और दुर्भाग्य कहूँगा, जिस केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार ने आज के दिन तक अभी तक भी 1 रुपए की भी धनराशि इसमें आवंटित नहीं की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कोई ऐसा तो नहीं कि अंतिम राशि है, फेजेज में आएगी। अभी ये राशि स्वीकृत की है, पहले इसका यूटिलाइजेशन होगा, उसके बाद केंद्र से और पैसे की डिमांड होगी। निश्चित तौर पर वहां से कोई कमी नहीं होने वाली उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के लिए केंद्र ने पूरी तरह से तिजोरी के दरवाजे खोले हुए हैं। ये हमको है कि हम कितना पैसा वहां से ले सकते हैं। हम जितनी जल्दी उसका यूटिलाइजेशन करेंगे उतनी जल्दी और राशि हमको प्राप्त होगी। हाँ, कांग्रेस को उसमें कुछ करने को नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो दिक्कत में है। कल से आपको बता दें कि करीब साल भर पहले जोशीमठ में दरारें आ गई थी। इन दरारों से उत्तराखंड का खूबसूरत पहाड़ी शहर जोशीमठ खतरे में आ गया था। जोशीमठ शहर का धार्मिक और सामरिक महत्व है। यहाँ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। चीन सीमा से नजदीक होने के कारण जोशीमठ में सेना व अर्धसैनिक बलों का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। लेकिन जोशीमठ में दरारें आने से हजारों लोग बेघर हो गए, जिसके बाद अब केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र की ओर से अब इस बजट को मंजूरी देने पर सवाल उठाए हैं, साथ ही इसे नाकाफी भी बताया है। प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार ने जो ये पैसा दिया है, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ये अलग बात है कि आज इतना समय बीतने के बाद केंद्र सरकार ने ये धनराशि जारी की, और देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसका गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है कि 1600 करोड़ रुपए की जो धनराशि केंद्र सरकार ने अवमुक्त की है, क्या ये धनराशि जोशीमठ को परमानेंट तरीके से उसका बचाव करने के लिए, लोगों के पुनर्स्थापन करने के लिए, लोगों की जो संपत्तियां नष्ट हुई हैं उसको दोबारा सृजित करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए, क्या ये धनराशि सफिशिएंट है या नहीं है, ये धनराशि पूर्ण है या नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब ये खबर आज आई है कि भाई केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। हम इसका गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद आपको बृहद रूप में इसके अच्छाइयाँ भी बताएंगे और इसकी कमियाँ होंगी तो वो भी उजागर। जोशीमठ की आपदा के 1 साल बाद भारत सरकार ने जोशीमठ के लोगों को राहत देने के लिए 1658 करोड़ का जो पैकेज दिया, उसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये 1658 करोड़ रुपए वहां के लोगों के पुनर्वास पर खर्च हों, वहां जिन लोगों के मकान में दरारें आई हैं, जिन लोगों के नुकसान हुआ है, और उसके अलावा जो वहां पर सीवरेज लाइन है, वहां का जल निकासी है, वहां पर भूमि पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, उन सब का बिल्कुल पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम न हो। कहीं ऐसा न हो कि सिलकारा की टनल, जिसको मानकों के अनुसार न बनाए जाने के कारण एक बड़े हादसे से गुजरना पड़ा, ऐसे ही जोशीमठ का ये 1658 करोड़ रुपए सिलकारा के टनल के निर्माण की तरह या देहरादून स्मार्ट सिटी की तरह लोगों की जेब गर्म करने में न चला जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में मैं देख रहा हूं कि जोशीमठ में जो आपदा आई, उस पर एनटीपीसी, जिसने जोशीमठ शहर के नीचे टनल बनाई, उसको पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। और जो 7 एजेंसीज ने उसके बाद उस आपदा के कारणों को जानने के लिए काम किया। देखिए, ऐसा जब से जोशीमठ का प्रकरण शुरू हुआ था, तभी से अगर इतिहास में देखा जाए इसमें, तो जोशीमठ को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संजीदा रहे हैं कि उनका गुजर बसर कैसे होगा, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, नया जोशीमठ कहाँ बनाया जाएगा, इस चीजों को लेकर हमेशा उन्होंने संजीदगी दिखाई। और उसी के मद्देनजर अभी उन्होंने जो ये सैंक्शन किया है रुपए, वो जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए काम आएगा और जोशीमठ के लोगों को निश्चित तौर पर
एक अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा और बेहतर तरीका देखने को मिलेगा, जिससे कि उनका जो गुजर बसर का और रहने का स्थान रहे वो एकदम सुरक्षित तौर पर रहे। कुल मिलाकर इस साल के अंत तक केंद्र ने जोशीमठ के लिए बजट को मंजूरी दे दी है, जिसे विपक्ष नाकाफी बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र आगे भी जोशीमठ के विकास के लिए बजट देता रहेगा। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने बजट मंजूरी के लिए इतना समय क्यों लगा दिया। सवाल यह भी है कि क्या इतने बजट से जोशीमठ का विकास हो पाएगा। इसके अलावा सवाल यह भी है कि जोशीमठ आपदा से हमने क्या सीखा, जिससे आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। कालाडूंगी के वार्ड नंबर 1 में से दूसरे दिन भी गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्राधिकार कालाडूंगी मुकेश जोशी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के अंतर्गत लगाए गए पिंजरे में लगातार दूसरे दिन एक और गुलदार कैद हो गया। बता दें कि बीते 2 नवंबर को रात को एक गुलदार ने कालाडूंगी के वार्ड नंबर 1 निवासी 5 वर्षीय बच्ची को अपना निवाला बनाया था, जिसको पकड़ने के लिए कालाडूंगी रेंज द्वारा कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे। रात को बच्ची के घर के पास वाले बगीचे में लगे पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। सुबह निगरानी करने वाली टीम ने पिंजरे में गुलदार को देखते ही वन क्षेत्राधिकारी सहित अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वन विभाग द्वारा गुलदार को पिंजरे के रामनगर रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया, जहां मुकेश जोशी ने बताया कि गुलदार का सैंपल लेकर हैदराबाद भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरे दिन नर गुलदार पकड़ा गया है। ये गुलदार जहाँ पर बच्चे को मारा गया था, तो उस बगीचे में हमने ये लगाया है। और इससे पूर्व में भी हमारे द्वारा एक मादा गुलदार पकड़ा गया था 1 दिन पहले, और इस में परीक्षण हेतु इसके DNA सैंपल को हैदराबाद लैब में भेजा गया है। तो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही ये कहा सकता है ये कहा जा सकता है कि बच्ची को किसने मारा है। ये जो गुलदार आज पकड़ा गया है, एक नर गुलदार है, इसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है। सर्दी के सीजन में होने वाले आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जनपद पौड़ी पुलिस अलर्ट हो गई है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों के सीजन में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है। रात में गश्त मुस्तैदी के साथ की जाएगी, साथ ही तलाशी अभियान में भी तेजी लाई जाएगी। क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है और इस सीज़न में नकबजनी, लूट, इन सब की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो रात्रि की जो हमारी गश्त पिकेटिंग की व्यवस्था है उसको और अधिक प्रभावशाली करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से बता देते हैं, जहां पर वरिष्ठ IPS अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के DGP का कार्यभार संभाल लिया है। निर्वर्तमान DGP अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कार्यवाहक DGP के तौर पर पुलिस मुख्यालय देहरादून में चार्ज लिया। चार्ज संभालने के बाद अभिनव कुमार ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलवाना और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही साइबर अपराध को एक सबसे बड़ी चुनौती कहा। इससे निपटने के लिए उन्होंने कहा कि हमें बेहद मजबूत होना होगा। इसके लिए सिपाही स्तर से ही साइबर एक्सपर्ट तैयार करने होंगे। हमें सिपाहियों को भी साइबर अपराधों से निपटने के लिए ट्रेंड करना होगा। इसके लिए जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी। देहरादून पुलिस ने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। मात्र शीशे के छोटे टुकड़े से वसंत विहार में मिले 2 अज्ञात शवों के मामले का खुलासा कर दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले थाना वसंत विहार में 2 अज्ञात शव मिले थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में सामने आया है कि दोनों की मृत्यु किसी वाहन की टक्कर लगने से हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, जिससे महिला सड़क किनारे नहर में गिर गई और पुरुष सड़क किनारे गिर गया।
लेकिन पकड़े जाने के डर के कारण सबूत मिटाने की कोशिश की गई और पुलिस को भी नहर में फेंककर, माफ कीजिएगा, और पुरुष को नहर में फेंककर घटनास्थल से फरार हो गया। वो दरू चौक बसंत विहार में टी स्टेट पड़ता है, वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी गूल में मिली थी सड़क के किनारे। क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी, कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही थी। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि ये दोनों जो लोग थे, महिला पुरुष, वो कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अलग अलग कामों से, कोई वॉक करने के लिए और कोई अपने अन्य काम से, जैसे महिला थी वो डेली उस रास्तों से जाना था। क्योंकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था, सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। इसीलिए उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया कि सही कारणों का पता चल सके। जब पैनल का पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे हुआ तो ये चीज़ें क्लियर होकर आएंगी कि हार्ड एक फोर्सफुली कोई ऑब्जेक्ट के कारण लगने के कारण जो है डेथ हुई है और अंदर जो है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड में ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण इनकी सडन मौत होने की पूरी संभावना थी। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।